सुभारती डायरीज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा पिछले एपिसोड में भी हमने वादा किया था, एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो आज हम बात करेंगे योग और इसके प्रभाव पे। योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। योग एक ऐसी क्रिया है जिसमें आत्मिक तत्व और दैहिक तत्व मिलकर एक नवीन ऊर्जा का सृजन करते हैं। ये वो ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आसपास के वातावरण में भी संचारित होती है और हमें स्वस्थ और प्रसन्न रखती है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के महर्षि अरबिंदो सुभारती कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज के प्रिंसिपल एवं फैकल्टी ऑफ आयुष के डीन डॉक्टर अभय शंकर गौड़ा जी मौजूद हैं। अभय शंकर गौड़ा जी राजीव गांधी हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी से BNYS और MD योगा की उपाधि प्राप्त किए हैं। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आप भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के विभिन्न कमेटियों के सदस्य और सलाहकार भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल जो एक आम व्यक्ति के मन में आता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, वो हर तरीके से, चाहे वो उसका BMI इंडेक्स पर बॉडी वेट और दूसरी चीज़ें हों या उसकी बाकी जो स्वास्थ्य संबंधित जितने भी इंडेक्स पैरामीटर्स हैं मेडिकल साइंसेस के, उसके अकॉर्डिंग अगर वो फिट है, तो क्या उसको योग करना ज़रूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है। आजकल के हमारे जो जीवन शैली है, इसमें एक तो बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, हम लोग उस तरीके से हमारा फिज़िकल एक्सरसाइज है नहीं, नंबर एक। नंबर दो, स्ट्रेस जो है हमारे आसपास हमेशा रहेगा, चाहे वो ऑफिस का स्ट्रेस हो, फैमिली का स्ट्रेस हो या कलीग्स का स्ट्रेस हो, सोशल स्ट्रेस हो, ये स्ट्रेस हमेशा रहेगा। तो इसको अगर हम रोकथाम रोज़ के रोज़ उसका इलाज कर दें योग करने के तरीके से, तो आगे जाके हमारा शरीर एज वेल एज द माइंड, मनस भी हमारा स्वस्थ रहेगा। तो इस वजह से हम बहुत सारे रोगों को रोक सकते हैं उनके होने से पहले। तो इस वजह से हर रोज़ अगर कोई सिंपल यौगिक क्रिया भी करते हैं तो बहुत ही लाभदायक है। सर, आपने कहा कि योग से हम बीमारियों को होने से भी रोक सकते हैं। जी, एक सवाल उठता है कि क्या योग जो है वो दवाइयों का और औषधियों का, मैं दवाई और औषधि इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि दवाइयों से हमारा तात्पर्य हो जाता है एलोपैथ और होम्योपैथ जो मॉडर्न साइंस है, और औषधि हमारा आयुर्विज्ञान। तो क्या योग इनका विकल्प बन सकता है? जी, ज़रूर बन सकता है। इसको हम अगर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में ले तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन बोलते हैं। इंटीग्रेटिव मेडिसिन में क्या होता है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके अलावा उनको इन दवाइयों को कम करने के लिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है मेनली, उनको हम अगर ले लें तो इन दवाइयों को कम करने के लिए, दवाइयों का जो इफ़ेक्ट होता है, बैड इफ़ेक्ट होता है, उन बैड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए नेचुरल तरीके और योग चिकित्सा, इसको हम क्लब कर सकते हैं। उसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन के हिसाब से या होलिस्टिक मेडिसिन बोल सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें इसको तो बहुत ही लाभदायक है। और ये जो चिकित्साएं हैं, जैसे कि एलोपैथी मेडिकेशन कोई ले रहे हैं तो, और उसके साथ साथ अगर योग करते हैं तो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई टॉक्सिसिटी ये नहीं होगा, ड्रग इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये सबसे बढ़िया एक चीज़ है योग के साथ। सर, आपने कहा लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। लाइफ स्टाइल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जो बैड सिस्टम है हमारा, तो योग करने से हमारी लाइफ स्टाइल पर, हमारी पर्सनैलिटी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहें?
मैं यहाँ आपको थोड़ा जो जनरल लोग समझते हैं कि योग करना मतलब कुछ एक्सरसाइज करना है, वो या फिर कुछ प्राणायाम करना है, वहाँ ख़त्म नहीं होता। योग एक जीवन शैली है। महर्षि पतंजलि ने योग को जब पतंजलि योग सूत्र में सींचा है, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि हम जीवन को कैसे जिए। योग सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है। योग में 8 अलग तरीके के विषय हैं। पहला तो यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये 8 स्टेप्स हैं योग में। अष्टांग योग, अष्टांग योग बोलते हैं इसको। ये अष्टांग योग को अगर हम पूरी तरह से समझ लें और उसको हम धीरे धीरे अपने जीवन में अगर ले आते हैं, तो एक सुखी जीवन, और सिर्फ स्वास्थ्य की वजह से नहीं सुखी जीवन, इवन मेंटली भी हम एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। कोई हमें बीमारी छू नहीं सकती। ये डेफिनेट है और जाना गया है इवन रिसर्च से और मॉडर्न मेथड से इसको प्रूव भी किया गया है। सर, अष्टांग योग की आपने चर्चा करी, 8 जो योग के अंग हैं उनके बारे में बताया, तो एक योग और आता है हठ योग। तो अष्टांग योग और हठ योग, ये दोनों का क्या संबंध है और क्या ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं या दोनों में कोई अंतर है? इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए, जो पतंजलि योग सूत्र में पहले मेंटल प्रैक्टिसेस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, जैसे कि यम और नियम। ये सभी को करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एक ऑल्टरनेट रूट निकाला गया, उसको हठ योग बोलते हैं। हठ योग में फिजिकल प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। वहाँ पे आसन हो गया, प्राणायाम, क्रियास, शुद्धिकरण। जो हठ योग कहता है कि पहले अपने शरीर को शुद्धिकरण करो, उसके बाद आप मन को देखो। तो उसके लिए षट क्रिया होते हैं, उनको बहुत ही मान्यता दिया गया है हठ योग में। उसके बाद आसन और प्राणायाम को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। मेंटल प्रैक्टिसेस जो है बाद में आते हैं हठ योग में। ये डिफरेंस है बस। अदरवाइज जो प्रैक्टिसेस हैं वो सिमिलर हैं। हठ योग में पहले बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, मगर जो अष्टांग योग है उसमें पहले माइंड को भी साथ साथ, बॉडी के साथ साथ माइंड को भी प्यूरिफाई करने का एक तरीका है। सर, हम जब देखते हैं योग के द्वारा लोगों को बहुत सारी लाभ मिलते हैं, चिकित्सकीय लाभ है, मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। ऐसे में एक सवाल ये आता है कि क्या योग के माध्यम से श्वास और प्राण को उद्भव किया जा सकता है? क्या श्वास और प्राण अलग अलग हैं या दोनों एक हैं? श्वास और प्राण अलग अलग है सर। अभी इसे कैसे समझा जाए? जो हम अभी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यानी कि श्वास और प्रश्वास, वो श्वास है। अब इसको अगर आप प्राण में, अगर प्राण जो है वो हमारे ऊर्जा है, अंदर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, उसको हम प्राण कह सकते हैं। और जो श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, ये तो जीने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। जस्ट ऑक्सीजन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है। मगर इस श्वास प्रश्वास को हम अगर सही तरीके से उसको करना शुरू करें, उस जो प्राणायाम है वो प्राणायाम को करना शुरू करें, तो हम उसको प्राण पे इफेक्ट कर सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो हमारे पुरातन वेद हैं उसमें हमारे शरीर को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 मिला के हमारा शरीर और मन बना हुआ है। अब जब अन्नमय कोश बोलते हैं, अन्नमय कोश का मतलब है हमारा जो फिजिकल बॉडी दिख रहा है, जो अन्न से सर्वाइवल होता है, जो खाने से सर्वाइवल होता है, तो फिजिकल जो शरीर हमें दिख रहा है। नेक्स्ट आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश वो है जो अंदर से ऊर्जा जो है, बॉडी की ऊर्जा जो है उसको रेगुलेट करता है, वो उसको प्राणमय कोश बोलते हैं। अगर ये ऊर्जा ऊपर नीचे हो जाए,
मान लीजिए कमी हो उसमें या वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब तीसरा है मनोमय कोश। अब जब हम प्राणमय कोश में कोई हलबली हो या खलबली हो तो वो माइंड को इफेक्ट करता है, यानी कि मनोमय कोश को इफेक्ट करता है। या अगर मनोमय कोश में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस मनस को अप्लाई होता है या उसको इफेक्ट करता है, उसको जब इफेक्ट करता है तो प्राण में वो बदलाव दिखाई देता है। सिंपल है, अगर मान लीजिए एक शेर आ गया हमारे सामने, स्ट्रेस हो जाता है, या एग्जाम है स्ट्रेस आ जाता है, ऑफिस में कुछ काम टाइम पे नहीं हो रहा है, स्ट्रेस हो जाता है, तब हमारा श्वास का जो गति है वो बढ़ जाता है, हमें स्वेटिंग होना शुरू होता है, या हमारे हार्ट बीट जो है, हृदय का जो रक्त संचार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, भूख चली जाती है, मुंह सूख जाता है। ये स्ट्रेस के संकेत है। जब ये स्ट्रेस के संकेत होंगे तो जो हार्मोनल चेंजेस होंगे बॉडी में, उस वजह से हो सकता है ऑन द लॉन्ग रन डिसीजेस आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। उनको अगर हम ये कर सकते हैं, मनोमय कोश को अगर हम ठंडा कर सकते हैं, यानी कि उसको साइलेंस कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, और हमारा प्राण भी उसके हिसाब से साइलेंट हो जाएगा, या जो उसका बैलेंस होना चाहिए। योग का एक बहुत बड़ा महत्व है कि वो अगर कुछ ज़्यादा है तो उसको कम कर देता है, और कुछ कम है तो उसको बढ़ा देता है। तो योगा इज ए वे ऑफ बैलेंसिंग, योगा इज इक्वानिमिटी, ब्रिंगिंग इन इक्वानिमिटी। सर, आपने कहा कि प्राण और श्वास अलग अलग है, इसको हम कंट्रोल कर सकते, तो जो श्वास और प्रश्वास की जो विधि है, जो क्रिया है, वो सही विधि क्या है? क्योंकि कई योगाचार्यों के द्वारा ये बताया जाता है कि श्वास भीतर लेते वक्त हमारा पेट जो है वो बाहर होना चाहिए, और श्वास छोड़ते वक्त वो अंदर होना चाहिए। तो ये एक जो भ्रम वाली स्थिति, संदेहास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। तो हमारे कई जो साधक हैं, जो दर्शक हैं, वो इस चीज़ को लेकर हमेशा एक सशंकित रहते हैं कि सही क्रिया क्या है। इसे मैं एक आसान तरीके से बताऊंगा आपको जी। आप अभी यहाँ बैठे हैं जी, तो क्या आपको लग रहा है कि, या आप अवेयर हैं कि आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं? नहीं। इसको एक इनवॉलंटरी ऑटोनोमिक फीचर है हमारे बॉडी में। जी। तो इसके बारे में आपको कंसंट्रेट करके ऐसे ही पेट को फुलाना है, चेस्ट को फुलाना है, ये करने की ज़रूरत नहीं, वो बॉडी अपने आप कर लेगा। लेकिन जब प्राणायाम करेंगे या आसन करेंगे तब कैसा करना है, वो सही तरीका जो योगिक टीचर हैं वो समझाएंगे आपको। जी। सर, एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठ के आता है। योग भारत से निकली हुई एक विधि, एक क्रिया, एक पद्धति, 2015 में इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मान्यता मिली, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई, और आज हम 9वां विश्व योग दिवस मनाने जा रहे हैं। ऐसे में इस योग दिवस का क्या महत्व है योग के बढ़ावे को लेकर, और स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय और फैकल्टी ऑफ आयुष सुभारती, महर्षि अरविंदो सुभारती कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज इस विषय में क्या कर रहा है, इसकी क्या सोच है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा 2015 से विश्व योग दिवस मान्यता पाकर यूनाइटेड नेशंस में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसे चलाया, प्रपोज किया फर्स्ट 2014 में, और 2015 में ये शुरू हुआ। जून 21 को मनाने का निर्णय हुआ, क्योंकि वो सबसे लंबा दिन होता है पूरे साल में, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का सबसे लंबा दिन माना जाता है, इसके लिए उसे चूज़ किया गया। 2015 में योगा फॉर हार्मनी एंड पीस का थीम था, 2016 में कनेक्ट द यूथ, 2017 में योगा फॉर हेल्थ, 2018 में योगा फॉर पीस, 2019 में योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, 2020 में योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली कोविड की वजह से, 2021 में योगा फॉर वेल बीइंग,
2022 में योगा फॉर ह्यूमैनिटी और इस साल 2023 में योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, जो ये G20 themes का भी थीम है। जी, G20 का भी थीम यही है, उसको जोड़ा गया है। और ये थीम्स है इसलिए क्योंकि लोगों को ये जो हमारा पुरातन विज्ञान कह सकते हैं, ये फिलॉसफी नहीं है, विज्ञान है। इसको फिलॉसफी तो है ही, बट उसके साथ साथ एक बड़ा विज्ञान है। इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए विश्व योग दिवस बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, नंबर 1। और पहले तो भारत देश में ही इसका पॉपुलैरिटी नहीं था, अब हम भी जानने लग गए हैं और विश्व भर में 177 देशों ने इसको मान्यता दिया है। तो विश्व भर में ये मनाया जा रहा है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और इसका लाभ हो। बिल्कुल। ये हो गया विश्व योग दिवस। जैसे आपने पूछा, हमारे विश्वविद्यालय में, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में हर साल 2015 से लेके हर साल हम विश्व योग दिवस को मना रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स हम 1 महीने से पहले ही शुरू कर देते हैं। इसका जो प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे कैंप्स बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, पब्लिक के लिए, हम बाहर भी जाके कैंप्स करते हैं ताकि अवेयरनेस बढ़े योग के बारे में। उनको हम सिखाते हैं कि कैसे करना, क्या है सही तरीका योग करने का और इससे क्या लाभ होगा और इसको अपने जीवन में आप ढाल लीजिए। ये हम एक मैसेज देते हैं उनको इन प्रोग्राम्स की तरफ से। विश्व योग दिवस पर भी हम, जैसे प्रधानमंत्री जी करते हैं योग शिविर, तो एक बड़ा योग शिविर हम यहाँ भी हर साल करते हैं। सुबह 7 बजे से उसका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। और इसके अलावा देखिए, हमारे कॉलेज का अगर हम बताएं आपको, तो हमारा कॉलेज ही योग विज्ञान का एक कॉलेज है, महर्षि अरबिंदो सुभारती कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को, हमारे पास 2 डिग्रियां हैं। एक तो BNYS है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, जो 5.5 साल का मेडिकल डिग्री है नेचुरोपैथी और योगा में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिकॉग्नाइज्ड है। ये यहाँ पे वो जैसे MBBS है, BDS है, तो बेसिक UG लेवल पे ये डॉक्टर बन जाएंगे नेचुरोपैथी और योगा में। अब नेचुरोपैथी प्रकृति चिकित्सा है, योग चिकित्सक को भी हम इसी के साथ सिखाते हैं। हर साल फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में उनके सब्जेक्ट्स बने हुए हैं। बेसिक्स से लेके, फिलॉसफी से लेके फिर योगा थेरेपी तक उनको हम ट्रेन करते हैं। वो योगा सिखाने के लिए, योगा करवाने के लिए और चिकित्सा करने के लिए योग को लेके वो उधर पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास वैसे 3 MD डिग्रीज हैं। नेचुरोपैथी में अलग है, योगा में अलग है और न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स स्पेशलाइजेशन है। वो 3 साल के स्पेशलाइजेशन BNYS के बाद ये है कॉलेज का, ये है। और हर रोज़ हम योगा कराते हैं। हमारे योगा क्लब हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में एक वेलनेस सेंटर है, वहाँ पे 12:30 से लेके 1 बजे तक रोज़ मेडिटेशन होता है। यहाँ फ्री है एब्सोल्युटली। वेलनेस सेंटर में कोई भी आके कर सकता है, चाहे वो फैकल्टी हो, स्टाफ हो, स्टूडेंट हो, फैमिली मेम्बर्स हो, सब लोग कर सकते हैं वहाँ पे। आपने मेडिटेशन की बात करी, ध्यान की बात करी, तो ध्यान और योग क्या आपस में एक दूसरे में अंतर्निहित है या दोनों में कोई फर्क है? इस पर प्रकाश डालें। जी, ध्यान योग का एक पार्ट है। जैसे कि मैं अष्टांग योग में बता रहा था आपको, 7th पार्ट विल बी मेडिटेशन या ध्यान। ध्यान धारण होने के बाद ध्यान के बाद समाधि, 8वां स्टेप। अब ध्यान जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसको हम छोटा पार्ट नहीं कह सकते। योग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। एक शॉर्टकट भी है कि हम अपने मन को कैसे शांत करें, स्ट्रेस को कैसे हम कम करें। अब ध्यान जो है, सब लोग समझते हैं कि बस एक कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन पार्ट जो है वो धारण है। कंसंट्रेशन करने के बाद एक जीव जो है ध्यान स्थिति में चला जाता है। ध्यान स्थिति इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ थॉट्स। हमारे जो मन में विचार चल रहे हैं वो जब रुक जाएंगे उसको हम ध्यान बोलेंगे। तो ध्यान का प्रैक्टिस हर रोज़ अगर कोई करता है तो उसको बहुत ही लाभदायक, एक मन की तरफ से भी और शारीरिक रूप से भी बहुत ही लाभदायक है। सर, अंतिम सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और
अंतिम सवाल के रूप में मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, ये जानना चाहूँगा मैं, और चूंकि इस सवाल के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि आपका एक लंबा अनुभव, 2 दशकों से ज़्यादा का अनुभव है, अगर हम कहें उसको मोटे तौर पर तो वो लगभग 2.5 दशक का अनुभव योग और प्राकृतिक चिकित्सा का जो शिक्षण है जी, इस क्षेत्र में है। ऐसे में आप जब आपने शुरू किया था एक शिक्षक के तौर पर अपना करियर, और आज आप 2.5 दशक बाद जो विद्यार्थियों का स्तर है, जो योग के प्रशिक्षु आपके पास आते हैं, उनमें किस तरीके का अंतर आप देखते हैं? और एक योग प्रशिक्षक बनने के लिए या योग चिकित्सक या प्राकृतिक चिकित्सा का विद्यार्थी बनने के लिए किस तरीके के गुण बच्चे के अंदर होने चाहिए? जी, एक तो जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हमारे वेदों में लिखा गया है वो होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों में। आपने स्तर पूछा, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ये कॉलेजेस स्टार्ट हुए थे 40 साल पहले या जब भी भारत देश में, तब कोई और कोर्स नहीं मिल रहा है बोल के आने वाले बच्चे हमारे पास थे। अब वैसा नहीं है। आपको मैं बता दूं, अभी रिसेंट जो बैच आ रहा है 95% वाले बच्चे भी आ रहे हैं, और मोर देन 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर अबव 80%। हमारे वो स्तर हैं। मतलब अब बाई चॉइस, पहले By बाई choice आ कोर्स रहे था, हैं। अब जी। बाई चॉइस जी। लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो नीट भी क्लियर कर लिया, लेकिन मेडिकल सीट मुझे नहीं चाहिए बोल के BNYS में आए हुए बच्चे भी हैं, और पेरेंट्स भी इसको ऑप्ट कर रहे हैं आने के लिए। जी। तो बहुत ही अच्छा सुधार है कि लोग इसके बारे में जान रहे हैं, और वो हमारे यहाँ भी आ रहे हैं और बाकी नेचुरोपैथी एंड योगा कॉलेजेस में भी ज्वाइन हो रहे हैं। सर, आप स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के प्रो वीसी भी हैं। एक प्रो वीसी के तौर पर आप विद्यार्थियों को, योग साधकों को और नेचुरोपैथी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाली जनरेशन्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो हमारा शरीर है ये एक मंदिर है, इसको हमें अंदर से और बाहर से स्वच्छ रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा मनस जो है, हमारा माइंड जो है, उसको भी हम स्वस्थ और साफ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सिंपल चीज़ है, हम अपने बॉडी और माइंड को दिन में 1 घंटा या आधा घंटा हम उसको दें, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो बना रहे, हम मेंटली फिट रहें, फिजिकली फिट रहें। और इसके लिए अगर हम सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा रोज़ हमारे लिए, अपने लिए व्यतीत करें तो बहुत ही लाभदायक होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इन सभी चीज़ों में हमारा स्वास्थ्य डिपेंडेंट है, इन सभी चीज़ों पे। तो हर चीज़ को हम नेचुरली, जितना हो सके उतना नेचुरल वेज अडॉप्ट करें, जितना हो सके उतना हेल्दी खाएं। जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो प्लांट बेस्ड फूड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें, हाई फाइबर फूड अडॉप्ट करें, जंक फूड्स जितना हो सके उतना अवॉइड करें। इससे हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, वेदर इट इज़ फिजिकल और मेंटल हेल्थ। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा आसन, प्राणायाम, ध्यान अगर हम कर पाएंगे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आज स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर और महर्षि अरबिंदो सुभारती कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस के प्रिंसिपल एवं फैकल्टी ऑफ आयुष के डीन प्रोफेसर डॉक्टर अभय शंकर गौड़ा जी, जिन्होंने योग के विषय में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे इस कार्यक्रम के लिए, इस शो के लिए समय निकाला और बहुत संक्षिप्त में, बहुत कम समय में बहुत गूढ़ जानकारी हमारे को और हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराई। इसके लिए पूरे सुभारती डायरीज की प्रोडक्शन टीम की ओर से और सुभारती डायरीज की इस पूरी टीम की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।
आगे भी हम ऐसे ही आपके लिए नए विषय और विशेषज्ञों को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और हमारे सुभारती कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।